दोस्तों, आज की कहानी है माँ प्लीज मुझे ससुराल भेज दो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मेरी शादी के बाद मेरी पत्नी सुधा अपने मायके आगरा चली गई। अपनी तो जैसे खाट खड़ी हो गई। एक एक पल काटना मुश्किल हो गया। घर में और कोई नहीं था। मम्मी पापा गांव में रहते थे और मुझे नौकरी के कारण शहर में रहना पड़ रहा था। शनिवार को मैं गांव पहुंच गया। शनिवार और रविवार तो ठीक निकल गए, लेकिन सोमवार को वही सन्नाटा। मैं और मेरी तनाई अक्सर ये बातें करते थे कि सुधा रानी तुम हो तो ये घर घर लगता है, नहीं तो रही राम से भद्रस की डरावनी फिल्म का कोई खंडहर नुमा महल जैसे तैसे। 7-8 दिन निकल गए। हमने आवा देखा ना तावा और छुट्टी लेकर पहुंच गए आगरा। उन दिनों में सुधा का भाई यानी हमारे साले साहब उसे लेने के लिए आते थे और हम अपने ससुराल जाकर उन्हें लेकर आते थे। ऐसा रिवाज था। कोई फोन नहीं था, केवल चिट्ठी पत्री का जमाना था। सुधा को मेरी सीटियां बहुत पसंद आती थी। थोड़ा साहित्यिक फूटा हुआ करता था। मेरी सीटियों में कुछ शेरों शायरियों और कुछ शरारत उसने आज तक संभाल कर रखी है। वो सारी सीटियां हमको अचानक ससुराल में देखकर हमारी सासू माँ एकदम से शौक पड़ी। एक मुस्कान और उपलम्ब के साथ हमारा स्वागत किया। आप तो 15 दिन में आने वाले थे ना। अब हम कैसे कहे कि हमारा तो एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा है। आप 15 दिन की बात करते हो, लेकिन मैं चुप रहा। वो हमारी खामोशी को शायद नहीं समझी और कह दिया कि मैं तो नहीं भेजूंगी सुधा को। आप 7 दिन बाद आकर ले जाना। सुधा मेरे सामने ही बैठी थी। अचानक मेरी नजर सुधा से जा टकराई। आंखों ही आंखों में उसने कह दिया कि चलना ही। बस फिर क्या था, बहाने बनाने में कोई पैसे थोड़ी लगते हैं और इस काम में तो हमें हर धन हासिल है। कह दिया खाना कौन बनाए वहाँ पर, अब खाना वाना नहीं बनता हमसे, इसलिए 2-3 दिन में एक टाइम खा लेते हैं। वैसे 7-8 दिन की तो बात ही है। इतने दिनों में खाना नहीं खाएंगे तो भूखे तो मर नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं 7-8 दिन बाद आ जाऊंगा। तीर निशाने पर जाकर बैठ गया। कौन सी ऐसी सासू माँ होगी जो ये चाहेगी कि दामाद भूखा सोए। झट से फरमान सुना दिया, इस बार तो मैं भेज रही हूँ, मगर अगली बार 1 महीने के लिए छोड़ना होगा। मरता क्या ना करता। हमने भी सोचा कि अभी तो अपना काम चलाओ, आगे की आगे सोचेंगे। और हमने हमारी सासू माँ को वचन दे दिया। हम दोनों अपने घर आ गए। जो हाल मेरा था वही हाल सुधा का भी था। ये बात समझ में आ गई थी। अगली बार हमारे साले साहब फिर से लेने के लिए आए और हमारी सासू माँ का फरमान भी सुना दिया कि उन्होंने 1 महीने रुकने को कहा है। हमने भी कह दिया कि हाँ, हमें हमारा वादा याद है। सुधा भी उसी हिसाब से कपड़े ले गई। तब तक हमारा पुत्र शेखर भी हो गया था। अब अकेले रहना असंभव सा लग रहा था, लेकिन जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा की तर्ज पर रहना था। अभी 7-8 दिन बीते थे कि सुधा की चिट्ठी आ गई। आपके बिना एक एक दिन काटे नहीं कटता है, आकर ले जाओ ना। अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। आंखें सामने थी, बस जाकर लाना था। हमने तुरंत अपनी पैकिंग की और पहुंच गया आगरा। इस बार हमको देखकर हमारी सासू माँ भड़क गई और भजन सुनाने लगी। हम भी चुपचाप सुनते रहे। अपने तो 1 महीने का वादा किया था, इतनी जल्दी तोड़ दिया। आप चाहे वादा तोड़ दो, मैं तो नहीं तोड़ूंगी। अभी तो किसी हाल में नहीं भेजूंगी सुधा को। सुधा भी वहीं बैठी बैठी सब सुन रही थी और मेरी ओर देखकर मुस्कुरा भी रही थी। मैं मन ही मन उसको कोस रहा था कि मुझको फंसाकर क्या आनंद ले रही है। लेकिन ये हमारे संस्कारों की देन है कि पति पत्नी जब संकटग्रस्त हो
तो एक दूसरे को बसाते हैं, पर यहाँ पर सुधा ने मुझे हलाल होने के लिए छोड़ दिया था और मुझे कटते देखकर आनंद ले रही थी। मैंने उसे आंखों से इशारा किया और बरामदे में बुलाया और मैंने कहा, मम्मी जी को तुम भी तो समझाओ ना, मुझ पर अपील हो रही है जग से। उसने झट से कह दिया कि मैं कैसे कहूँ मम्मी से, आपकी समस्या है, मैं कुछ नहीं जानती। कल ले चलना है मुझे यहाँ से, कैसे ले जाती हो ये आप जानो और आपका काम जाने। सड़ जा बेटा सूले पर भला करेंगे राम, हमने भी ठान लिया कि अब तो सूले पर सड़ना ही है, तो जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने अपनी उंगली सासू माँ को दिखाई जिस पर सोट आई हुई थी और पट्टी बंधी हुई थी। हमने कहा कि इस सोट के कारण खाना नहीं बनता है हमसे, यही कारण है बस, और कोई कारण नहीं है। सासू माँ को विश्वास नहीं हुआ। सासू माँ को लगा कि कोई सोट नहीं है, उन्हें वह पट्टी फर्जी लग रही थी। तो मैंने पट्टी भी खोलकर दिखाई। वो ये तो मान गई कि सोट है, पर उतनी गंभीर नहीं है। रात तक यह कार्यक्रम चलता रहा। सासू माँ का कि वो नहीं भेजेगी। मुझे लगा कि मामला फिट नहीं हो रहा है, तो एक बार मैंने दबी जुबान से कह दिया कि आप सुधा से एक बार पूछ लो। अब तो सासू माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। सुधा वही बैठी थी पर तुरंत अंदर भाग गई। सासू माँ आश्चर्य संकेत आवाज लगाई, सुधा तेने जुल्म करा दियो। सुधा की हंसी रोकी नहीं रुक रही थी। सासू माँ अंदर सुधा के पास चली गई और कहा, अच्छा तूने चिट्ठी लिख कर बुलवाया है कुंवर साहब को, अब तेरा मन यहाँ पर नहीं लगता है ना? मुझे तो पता ही नहीं था। फिर थोड़ी देर में दोनों ड्राइंग रूम में आ गए। अब वो कहने लगी, मुझे माफ करना कुंवर साहब, मैंने आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया। शादी के बाद ऐसी स्थिति आ जाए कि बेटी का मन अपने पैर में नहीं लगे, इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती है। बेटी ससुराल में कैसे रहती है ये सोचकर कभी कभी तो मन बहुत डरता है, लेकिन अब मेरे मन में कोई चिंता नहीं है, बल्कि फक्र है कि मेरी बेटी और दामाद में बहुत प्यार है। ऐसा हर जगह नहीं होता है। उसके अलावा हमको क्या और चाहिए? आप दोनों की जोड़ी योगों योगों तक बनी रहे, यही आशीर्वाद देती हूँ। और उनकी आंखों से आंसू बह निकले और सुधा की माँ ने खुशी खुशी सुधा की विदाई करवाई। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। फिर